हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवीण। और आज हम देख लेते हैं कि बैंडविड्थ पार्ट क्या होता है 5G में। बैंडविड्थ पार्ट हम क्यों यूज़ करते हैं 5G में और इसका क्या पर्पस है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो देखो, ए बैंडविड्थ पार्ट इज़ ए कंटीजियस सेट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज ब्लॉक, मतलब फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक इन ए गिवन करियर। ठीक। So these resource block are selected from a contiguous subset of a common resource block for a given numerology. It is denoted by bandwidth part, and each bandwidth part defined for a numerology can have following three different parameters. ठीक है, तो अभी आगे दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि बैंडविड्थ पार्ट ये क्यों बनाया है 5G में और इसकी क्या ज़रूरत थी। तो देखो, हर एक बैंडविड्थ पार्ट में अलग अलग टाइप की सबकेरियर स्पेसिंग हो सकती है, सिंबल ड्यूरेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, और साइक्लिक प्रीफिक्स अलग अलग टाइप की हो सकती है। नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स हो सकती है या फिर एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स भी हो सकती है। नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स में क्या होता है, एक स्लॉट में 13 OFDM 14 OFDM सिंबल रहते हैं और एक्सटेंडेड में 13 OFDM सिंबल रहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है। तो बैंडविड्थ पार्ट देखो, बैंडविड्थ पार्ट क्या होता है कि एक करियर अपने को मिल गया कंप्लीट। ठीक है, सपोज़ ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये टाइम हो गया। ठीक है, और इतना बड़ा एरिया जिसको हम करियर बैंडविड्थ बोलेंगे, सपोज़ 50 मेगाहर्ट्ज़ है ये। ठीक है, एक यूई को मिल गया है, तो इतना ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है यूई को। तो इन्होंने क्या किया, इसमें बैंडविड्थ पार्ट बना दिया। ठीक है, अलग अलग जगह, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, 4 बैंडविड्थ पार्ट इन्होंने बना दिया, इसको तोड़ दिया, मतलब ये करियर बैंडविड्थ को कंप्लीट स्प्लिट कर दिया। अब यूई को क्या करेंगे, ये एक बैंडविड्थ दे देंगे। ठीक है, इसी बैंडविड्थ में एक कोर सेट रहेगा। ठीक है, जिसको हम PDCCH बोलते हैं। ये हो गया PDCCH, और इसी में SSB रहेगा। अब SSB ऐसा है कि SSB इसमें रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ये डिपेंड करता है। वो इसलिए, सपोज़ SSB मिला यूई को, डिवाइस कैंप हो गया, अब बाद में बैंडविड्थ पार्ट 2 भी दे सकता है यूई को। मतलब इसमें अब SSB की ज़रूरत नहीं है, यूई को तो सिर्फ डाउनलिंक और अपलिंक से मतलब रहेगा ना। एक बार अगर नेटवर्क के साथ अटैच हो गया तो यूई को सिर्फ डाउनलिंक और अपलिंक से मतलब रहेगा, और कनेक्टिविटी रहनी चाहिए बस। तो इसमें SSB है तो ज़रूरी नहीं कि सब में SSB रहेगा, लेकिन कोर सेट सब में रहेगा। PDCCH सभी में रहेगा। PDCCH क्या कैरी करता है, DCI कैरी करता है, डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। फॉर्मेट कैरी करता है, कितने टाइप के फॉर्मेट्स रहेंगे, वो फॉर्मेट तुमको बताएगा कि PDSCH डेटा और PUSCH डेटा कहाँ कहाँ से लेना है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे मैप है PDSCH और PUSCH, ये इसका काम है। तो बैंडविड्थ पार्ट क्यों बनाया, आपको समझ में आ गया ना। ताकि यूई को इतनी सारी बैंडविड्थ देने से क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा उसको थोड़ा सा दो पहले। अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसको फिर बड़ी वाली बैंडविड्थ दो, अगर उसकी और रिक्वायरमेंट है तो उससे बड़ी वाली दो, और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उससे बड़ी वाली दो। ठीक है, ऐसा चेंज करते रहो उसकी बैंडविड्थ पार्ट। तो यहाँ पे देखो, अभी ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये टाइम हो गया। अब ये एक बैंडविड्थ पार्ट हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब ये बैंडविड्थ पार्ट 30 kHz की सब कैरियर स्पेसिंग यूज़ कर रहा है, ये 15 kHz की यूज़ कर रहा है, और ये 60 kHz की सब कैरियर स्पेसिंग यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो सपोज़ ये हमने दे दी पहले यूई को, ये बैंडविड्थ 15 kHz की, उसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ गई तो हमने स्विच करके ये वाली बैंडविड्थ पार्ट दे दी। फिर उसकी रिक्वायरमेंट अगर और बढ़ गई तो ये स्विच करके हमने ये दे दी उसको, क्योंकि स्पेसिंग बढ़ गया तो उसको ज़्यादा स्लॉट्स मिल गया ना, और ज़्यादा यूज़र डेटा मिल गया उसको डाउनलिंक और अपलिंक के लिए। तो बैंडविड्थ पार्ट का रोल यही है कि अप टू 4 बैंडविड्थ पार्ट हम डिवाइड कर सकते हैं
इस करियर बैंडविड्थ में कंप्लीट जो करियर बैंडविड्थ जो यूई फैच करेगा इस करियर बैंडविड्थ में अप टू 4 बैंडविड्थ पार्ट हम डिफाइन कर सकते हैं और उसमें से एक को एक्टिव करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो पहले कुछ पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। तो देखो, UE can be configured with maximum 4 bandwidth part for downlink and uplink, but a given point of time only one bandwidth part is active for downlink and uplink। एक एक ही एक्टिव रहेंगी, एक अपलिंक के लिए और एक डाउनलिंक के लिए। ठीक है, bandwidth part concept enables users to operate in narrow bandwidth, and when user demands more data bursty traffic it can inform GNODB to enable wider bandwidth। जो मैंने समझाया अभी पहले वही बात है। When GNODB configures a bandwidth part, it includes parameters और bandwidth numerology, bandwidth size, frequency location, NARFCN, core set, control resource set, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, है ना, ये कंट्रोल रिसोर्स सेट। हर एक बैंडविड्थ पार्ट में एक कंट्रोल रिसोर्स सेट रहेगा जो क्या करेगा, PDCCH कैरी करेगा। सॉरी, जो PDCCH रीजन रहेगा, PDCCH क्या कैरी करता है, DCI कैरी करता है। DCI फॉर्मेट बताता है, फॉर्मेट बताएगा कि किस टाइप का तुम्हें डेटा यूज़ करना है। ठीक है, और PDCCH कैसे डिकोड होगा, इसको कोर सेट बोलते हैं। ये कैसे डिकोड होगा, इसका 2 पार्ट है डिकोड करने का, एक कॉमन सर्च स्पेस रहेगा और एक यूई सर्च स्पेस। 2 टाइप से डिकोड होगा है। ठीक है, इसके ऊपर एक मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कोर सेट के ऊपर, जाके देख लेना तो समझ में आएगा। फिर आ जाओ इधर अब फिर से। तो इसमें क्या बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू डाउनलिंक यूई इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रिसीव PDSCH, PCCH, CSIRS, TRS आउटसाइड एंड एक्टिव बैंडविड्थ पार्ट। जो एक्टिव रहेगा वहीं से सब कुछ मिलेगा, ये बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ईच डाउनलिंक बैंडविड्थ पार्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 कोर सेट, जो मैंने आपको बताया, विथ यूई स्पेसिफिक सर्च स्पेस, while primary carrier at least one of the configured downlink bandwidth include 1 core set with common search space। ये कॉमन रहेगा सभी यूई के लिए, लेकिन ये यूई स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू अपलिंक के लिए भी वही है कि यही चीज़ एक्टिव जो बैंडविड्थ पार्ट रहेगा वहीं से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। यूई आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव एंड ट्रांसमिट ओनली विद इन द फ्रीक्वेंसी रेंज कॉन्फिगर्ड फॉर एन एक्टिव बैंडविड्थ पार्ट विद द एसोसिएटेड न्यूमरोलॉजीज। ठीक है, वही चीज़ हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सो वाई बैंडविड्थ पार्ट इज रिक्वायर्ड to use wide bandwidth may imply higher idling power consumption both from RF and baseband signal processing perspective. In regard to this UI, new concept of bandwidth part has been introduced for 5G and provides a means of operating UIs with a smaller bandwidth than the carrier bandwidth, which makes a NR and energy efficient solution despite the support of wider operation। मतलब वही है कि चंक ऑफ बैंडविड्थ पार्ट दो, ना कि कंप्लीट करियर बैंडविड्थ दे दो एक ही यूई को, तो वेस्ट हो जाएगा पूरा रिसोर्सेज, एनर्जी एफिशिएंट भी नहीं रहेगा वो। सो बैंडविड्थ पार्ट दैट यू इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट, वही इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट जो हमने अभी पहले देखी है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से। उसके बाद 5G NR बैंडविड्थ पार्ट क्या है, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट और स्विच कैसे होगा आप। ठीक है, तो ये डेडिकेटेड RRC सिग्नलिंग से एक तो स्विच होगा या फिर DCI फॉर्मेट के थ्रू होगा ये। ठीक है, ओवर PDCCH जो मैंने आपको बताया कोर सेट के थ्रू। अब इसके या तो फिर बैंडविड्थ इनएक्टिविटी एक टाइमर दिया रहेगा, वो टाइमर अगर एक्सपायर हो गया तो फिर से डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ पे आ जाएंगी, वो स्विच हो जाएंगी। और एक मैक कंट्रोल एलिमेंट जो कि मैक क्लियर करेगा। ठीक है, तो 4 तरीके हो गए बैंडविड्थ को स्विच करने के, है ना, 1 2 3 और 4। ठीक है, देयर इज एन इनिशियल एक्टिव बैंडविड्थ पार्ट फॉर ए यूई ड्यूरिंग द इनिशियल एक्सेस अंटिल द यूई इज एक्सप्लिसिटली कॉन्फिगर्ड विद बैंडविड्थ पार्ट ड्यूरिंग और आफ्टर RRC कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। द इनिशियल एक्टिव बैंडविड्थ पार्ट इज ए डिफॉल्ट बैंडविड्थ पार्ट अनलेस कॉन्फिगर्ड अदरवाइज। So as per the 3GPP release 15, for a UE there is at most one active downlink bandwidth part, at most one active uplink bandwidth part. The hard retransmission across different bandwidth part is supported when a UE's active bandwidth part is switched। ठीक है, तो सबसे पहले UE को इनिशियल बैंडविड्थ पार्ट मिलेगा। ठीक है, इनिशियल एक्टिव डाउनलिंक बैंडविड्थ पार्ट मिलेगा, एक ID मिल जाएंगी, सॉरी
एक आईडी मिल जाएंगी इसकी। जब आरआरसी इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा तो उसी बैंडविड्थ पाथ को फिर एक्टिव कर दिया जाएगा और इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी आपको कि ये वाली बैंडविड्थ पाथ तुम्हारी एक्टिव है। फिर तुम उसको आगे चल के जैसे चाहे वैसे स्विच कर सकते हो एज़ पर द रिक्वायरमेंट। अब देखो LTE में क्या था कि ये जैसे कि 4G की बैंडविड्थ है तो 1.4 मेगाहर्ट्ज़ मिनिमम सपोर्ट करता था LTE में, फिर 3 मेगाहर्ट्ज़, फिर 5, 10, 15 और 20 मेगाहर्ट्ज़। ये मतलब मैक्स था, है ना, LTE में, आपको याद होगा। तो अगर FR1 बैंड्स की अगर मैं बात करूं तो ये देखो N1 बैंड है, तो N1 बैंड की 3 न्यूमरोलॉजी है, 15, 30 और 60 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। अब मिनिमम 5 मेगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करेगा FR1 बैंड 5G में। LTE में कितना था, 1.4 मेगाहर्ट्ज़ मिनिमम सपोर्ट करता था, यहाँ मिनिमम 5 मेगाहर्ट्ज़, अप टू 20 मेगाहर्ट्ज़ तक के ये सपोर्ट कर रहा है ये बैंड, 3 न्यूमरोलॉजी के साथ। 15 न्यूमरोलॉजी में 5, 10, 15, 20 यूज़ कर रहा है, 30 में 5 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ नहीं कर रहा है, 10, 15, 20 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ कर रहा है। 60 न्यूमरोलॉजी में 10, 15, 20 यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बैंडविड्थ है NR1 बैंड इतना यूज़ कर रहा है, उसी टाइप से देखो N3 बैंड अप टू 30 मेगाहर्ट्ज़ तक के यूज़ कर रहा है, ठीक है। N39 बैंड अप टू 40 मेगाहर्ट्ज़ तक यूज़ कर रहा है। अब ये N77, 78, 79 अप टू 100 मेगाहर्ट्ज़ तक यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये बैंड का बहुत ज़्यादा मतलब करियर बैंडविड्थ हो गया। ये जो करियर बैंडविड्थ हो गया ये बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो इनमें स्प्लिट कर देते हैं बैंडविड्थ पार्ट में, बहुत सारे बैंडविड्थ पार्ट बना देंगे, अंदर 4 मिनिमम बना देंगे, तो उससे पूरा जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगा, जो कंप्लीट बैंडविड्थ है वो वेस्ट नहीं होगा, ऐसे करके मतलब एलोकेट कर देंगे। तो ये सभी बैंड्स की इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे, आप देख सकते हो आराम से कितने मेगाहर्ट्ज़ पे कौन सा बैंड यूज़ होता है। अब देखो FR1 में जैसे मैंने आपको बताया 5 मेगाहर्ट्ज़ मिनिमम है FR1 में, अप टू 100 मेगाहर्ट्ज़ तक के जाता है ये, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ हो गई ना, ये तो 100 मेगाहर्ट्ज़ हो गया। LTE में तो 20 था, LTE में 20 मेगाहर्ट्ज़ था, इसलिए पूरा बैंडविड्थ दे देते थे एक यूई को, लेकिन यहाँ पे नहीं दे सकते 100, इसलिए बैंडविड्थ पार्ट बनाना पड़ा। FR2 में देखो, FR2 में तो 400 मेगाहर्ट्ज़ तक के जा रहा है, और यहाँ पे मिनिमम 50 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं। FR1 में तो हम मिनिमम 5 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ यूज़ कर लेंगे, लेकिन FR2 में तो मिनिमम 50 मेगाहर्ट्ज़ से ही स्टार्ट होगा। तो ये इसके 4 बैंड है, 257, 258, 268, 261। 2 न्यूमरोलॉजी यूज़ होगी उसमें, एक 60 किलोहर्ट्ज़ स्पेसिंग की और एक 120 किलोहर्ट्ज़ स्पेसिंग की। तो 400 मेगाहर्ट्ज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको बैंडविड्थ पार्ट लेके आ गया, इसलिए स्प्लिट कर देंगे, करियर बैंडविड्थ को बैंडविड्थ पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। वही सेम चीज़ मिनिमम 50 से स्टार्ट हो रही है और 400 मेगाहर्ट्ज़ तक के जा रही है, फिर 100, फिर 200, 50 के बाद डायरेक्ट 100 रहेगा, 100 के बाद 200, 200 के बाद 400 रहेगा। FR2 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद में बैंडविड्थ पार्ट ID, ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया था शुरू में, ये बैंडविड्थ पार्ट 1, 2 और ये 3, ठीक है। कोई भी बैंडविड्थ पार्ट एक में एक्टिव होगी और अलग अलग सब में न्यूमरोलॉजी रहेंगी, एक तो सेम भी रख सकते हो या फिर अलग अलग रख सकते हो, ये तो कम्प्लीटली नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे कॉन्फ़िगरेशन डालते हो। अब वाई बैंडविड्थ पार्ट, सो इन LTE मैक्सिमम 20 मेगाहर्ट्ज़ का था, यहाँ पे 400 मेगाहर्ट्ज़ तक जा रहा है FR2 में, इसलिए बैंडविड्थ पार्ट हमको लाना पड़ा। So cheaper devices may not want to support this large bandwidth. A device does not need to monitor the whole bandwidth for power consumption reduction. Bandwidth part allows device side receiver bandwidth adaptation to reduce the device energy consumption. A small bandwidth is used for monitoring control channel and receiving low medial data rates. ठीक है, इसलिए ये चीज़, और ये रिलीज 50 में इंट्रोड्यूस हुई है ये चीज़। अब बैंडविड्थ पार्ट इस टाइप से स्प्लिट होती है, ये जैसे मैंने आपको बताया ये करियर बैंडविड्थ है। अब ये एक बैंडविड्थ हो गई, ये दूसरी हो गई,
और ये तीसरी हो गई, ठीक है, इस टाइप से। और ये कॉमन रिसोर्स ब्लॉक हुआ, मतलब ये जो कंप्लीट जो करियर बैंडविड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो ज़रूरी नहीं है कि ये कॉमन रिसोर्स ब्लॉक यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है तो यहीं से बैंडविड्थ पार्ट स्टार्ट होगी, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है। इतना इन्होंने छोड़ दिया, इतना रिजर्व रख दिया है, और कोई पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। अप टू 4 बैंडविड्थ पार्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया पहले। अब इसको आगे देखेंगे। डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के अगर फॉर्मेट 01 और फॉर्मेट 11 में अगर आप देखेंगे तो जो बैंडविड्थ पार्ट इंडिकेटर है इसको 012 बिट्स कैरी करता है, और यहाँ पे बैंडविड्थ पार्ट इंडिकेटर भी 012 बिट्स कैरी करता है। इसके बारे में मुझे भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के नेक्स्ट टाइम अपन देखेंगे इसको, ये एक्चुअली में क्या चीज़ है ये। अब बैंडविड्थ पार्ट जो स्विचिंग, जैसे मैंने आपको बताया, एसएसबी डिकोड करने के बाद में एक इनिशियल बैंडविड्थ पार्ट आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद में ये दो तरीके से स्विच होगी, एक तो आरआरसी के तरीके से स्विच होगी, या फिर डीसीआई शेड्यूलिंग की तरह स्विच होगी, या फिर टाइमर एक्सपायरी के तरीके से स्विच होगी। 3 तरीके हैं। और फोर्थ तरीका क्या था, मैक कंट्रोल एलिमेंट। 4 तरीके से बैंडविड्थ पार्ट स्विच हो सकती है, एक आरआरसी के थ्रू, एक डीसीआई के थ्रू, एक टाइमर एक्सपायरी के थ्रू, और एक मैक कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू। तो जैसे कि सपोज़ बैंडविड्थ पार्ट 0 मिला है यहाँ पे, ये है तुम्हारी डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ पार्ट। अब आरआरसी इसको बैंडविड्थ पार्ट 1 में भी डाल सकता है, 2 में भी डाल सकता है। वैसे ही डीसीआई इसको 2 में डाल सकता है, और टाइमर एक्सपायरी होने के बाद में फिर से 0 पे आ जाएंगी। इस टाइप से कुछ है। सो बैंडविड्थ पार्ट चेंज ड्यू टू टाइमर एक्सपायरी। ड्यूरिंग कनेक्शन बैंडविड्थ पार्ट कैन बी चेंज वाया डीसीआई शेड्यूलिंग। कनेक्शन सेटअप आरआरसी कॉन्फ़िगर यूई टू 4 बैंडविड्थ पार्ट और एक एक्टिवेट रहेगा, और यूई एक्वायर सेल ऑन इनिशियल बैंडविड्थ, ये इनिशियल रहेगा। फिर आरआरसी कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के बाद में कोई भी एक एक्टिव बैंडविड्थ आपको दे दी जाएंगी। ये इन जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप पॉज करके देख सकते हो। ये कंप्लीट हमारा स्पेक्ट्रम है। इसमें ये समझ लो ये FR1 का है। तो FR1 में ये जो ऑपरेटिंग बैंड है, इतना ऑपरेटिंग बैंड में ये चैनल बैंडविड्थ मिली करियर को बेस स्टेशन से, और इसी को अगर तुम स्प्लिट करते गए तो यहाँ पे बैंडविड्थ पार्ट तुम्हें मिल जाएगा। मतलब करियर बैंडविड्थ को ही बैंडविड्थ पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ये भी वही सेम चीज़ है, इसका दूसरा डायग्राम है ये, और कुछ नहीं। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना। ये ऑपरेटिंग बैंड है, तो ये स्पेक्ट्रम एलोकेटेड टू ऑपरेटर ये, और ये स्पेक्ट्रम एलोकेटेड टू ऑपरेटर बी, ठीक है। ये कंप्लीट, जैसे कि एक ऑपरेटिंग बैंड मिला है किसी को, तो ये ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी के लिए डिफाइन कर दिया। अब इसी में बेस स्टेशन चैनल बैंडविड्थ इतनी मिली है तुम्हें, तो सेल स्पेसिफिक चैनल बैंडविड्थ इतनी मिली आपको, और यूई स्पेसिफिक चैनल बैंडविड्थ इतनी मिली, उसी में बैंडविड्थ पार्ट स्प्लिट कर दिया। और ये उसका और भी छोटा पार्ट। अब ये आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन का मैसेज देखेंगे आप, तो ये देखो सभी बैंडविड्थ पार्ट इस टाइप से मैप होगी, डाउनलिंक के लिए और अपलिंक के लिए। तो जो आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन का जो मैसेज रहेगा उसमें सबसे पहले इनिशियल डाउनलिंक बैंडविड्थ पार्ट मिला, और इनिशियल अपलिंक बैंडविड्थ पार्ट मिला, और उसके बाद में डाउनलिंक बैंडविड्थ पार्ट टू ऐड मॉड लिस्ट, चारों बैंडविड्थ पार्ट को ऐड कर देगा, और कोई भी एक चीज़ को फिर एक्टिव करेगा आगे। तो फर्स्ट एक्टिव डाउनलिंक बैंडविड्थ पार्ट, और उसी को फिर डिफ़ॉल्ट बना देगा। वही सेम अपलिंक के लिए भी नीचे होगी, फर्स्ट एक्टिव अपलिंक बैंडविड्थ पार्ट, और उसी को फिर डिफ़ॉल्ट बना देगा, ठीक है। तो पहले इनिशियल मिलेगा और उसको फिर एक्टिवेट कर देगा, फिर उसको इनिशियल मिलेगा और फिर इसको एक्टिवेट कर देगा, इस टाइप से। ये उसका ओरिजिनल लॉग है। तो ये है इनिशियल डाउनलिंक बैंडविड्थ पार्ट, फिर इसको फर्स्ट एक्टिव डाउनलिंक एंड बैंडविड्थ पार्ट किया, और इसको बैंडविड्थ पार्ट का इनएक्टिविटी टाइमर भी दे दिया यहाँ पे।
मैक्स नंबर ऑफ बैंडविड्थ पार्ट 4 हो सकती है, ये दिया है यहाँ पे। फिर अपलिंक के लिए भी वही किया, इनिशियल अपलिंक बैंडविड्थ पार्ट किया और उसको फर्स्ट एक्टिव बना दिया फिर, और बैंडविड्थ पार्ट आईडी दे दी यहाँ से, ऐसे ये बैंडविड्थ पार्ट आईडी, और उसके पैरामीटर डिकोड करने के लिए PDCCH की कॉन्फ़िगरेशन दी है, उससे हमको कोर सेट की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएंगी। ये नीचे भी अपलिंक के लिए है ये, और ये डेडिकेटेड के लिए, डाउनलिंक के लिए इन्फॉर्मेशन, कोर सेट की इन्फॉर्मेशन। पहले इनिशियल मिलेगा, फिर उसको फर्स्ट एक्टिव करेंगे और फिर स्विच कर सकते हैं और उसी को डिफ़ॉल्ट बना देंगे, वही चीज़ है। 4 तरीके से बैंडविड्थ पार्ट स्विच होगी, एक PDCCH के थ्रू, एक टाइमर के थ्रू, एक RRC सिग्नलिंग के थ्रू और एक मैक कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू। ये भी वही चीज़ है, पहले SSB डिकोड होगा, फिर कोर सेट डिकोड होगा, कोर सेट डिकोड होने के बाद एक इनिशियल डाउनलिंक बैंडविड्थ पार्ट में दे दी जाएंगी, फिर एक को एक्टिव की जाएंगी और उसको डिफ़ॉल्ट बना दिया जाएगा। फिर ये स्लॉट है, जब बैंडविड्थ पार्ट स्विच होती है ना, एक बैंडविड्थ पार्ट से दूसरी बैंडविड्थ पार्ट में स्विच होती है, तो कुछ गैप आ जाता है, एक स्लॉट गैप आ जाता है। तो वही स्लॉट गैप का एक इन डेटा दिया है यहाँ पे कि कितना डिले होगा। अब न्यूमरोलॉजी 1 अगर यूज़ कर रहे हो हम, और 1 मिलीसेकंड की स्लॉट लेंथ है अपनी, तो टाइप 1 और टाइप 2, तो इसमें एक स्लॉट डिले होगा और इसमें 3 स्लॉट डिले होगा। ये कम्प्लीटली 3GBP टेबल पे डिपेंड करता है, तो इसमें डिपेंड करता है कि ये किस टाइप से ये चीज़ होगी। वो 3GBP में ज़्यादा अच्छे से लिखी गई है, लेकिन जो डिले बोल सकते हो आप कि टाइम डिले फॉर DCI बेस्ड बैंडविड्थ पार्ट स्विचिंग, जब भी DCI के थ्रू बैंडविड्थ पार्ट स्विच होती है तो उसमें स्लॉट डिफरेंस आ जाएगा। स्लॉट डिफरेंस, वो स्लॉट डिफरेंस ये टेबल के थ्रू डिपेंड करेगा किस न्यूमरोलॉजी पे कितने स्लॉट्स डिफ़र हो गए। ये चीज़ भी वही है, FR1 और FR2 में अलग अलग, दोनों में कितना स्लॉट डिफ़र होगा और कितना डिले होगा। बैंडविड्थ पार्ट स्विच डिले जो इन स्लॉट्स हो रहा है वो 1 स्लॉट होगा या 3 स्लॉट होगा, बेस्ड ऑन दिस टेबल। उसके बाद में UE कैपेबिलिटी में ये RRC में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी है, फर्स्ट एक्टिव डाउनलिंक बैंडविड्थ पार्ट और इनएक्टिविटी टाइमर जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। UE कैपेबिलिटी में आपको मिलेगा बैंडविड्थ पार्ट स्विचिंग डिले का इन्फॉर्मेशन और बैंडविड्थ पार्ट स्विचिंग मल्टी CCS। ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, रिलीज 16 में आया है ये, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको वही बताई कि जब बैंडविड्थ पार्ट स्विच होती है TCI के थ्रू और टाइमर के थ्रू, तो ये जो स्लॉट डिफरेंस है, ये स्लॉट डिफरेंस आता है इसमें, 1 स्लॉट या 3 स्लॉट, या फिर ये न्यूमरोलॉजी अगर यूज़ कर रहे हैं तो 2 स्लॉट या 5 स्लॉट। ये हम किसी दूसरे वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि ये स्लॉट्स कितने कितने स्लॉट्स छोड़ के बैंडविड्थ पार्ट मतलब फिर से आता है। अब ये वही चीज़ है फिर से, इसमें देखो ये इनिशियल डाउनलिंक बैंडविड्थ पार्ट, फिर लोकेशन एंड बैंडविड्थ मिल गया अपने को। ये बैंडविड्थ पार्ट का देखो, ये लोकेशन एंड बैंडविड्थ 13750 है, ये 13750, इसका सबके लिए स्पेसिंग मिल गया अपने को। कंट्रोल रिसोर्स सेट की इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। और उसके बाद में सर्च स्पेस आईडी मिल गया, एग्रीगेशन लेवल मिल गया कंट्रोल रिसोर्स सेट का। इसमें एक्टिव नहीं हुआ है ना, शायद एक्टिव नहीं हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन ड्यूरेशन CC कंप्लीट, हाँ। तो ये इनिशियल डाउनलिंक बैंडविड्थ जो मिली है हमें, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इस टाइप से आएगी, और जब वो एक्टिव हो जाएंगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसी टाइप से आएंगी, जिसमें सब चीज़ दी रहेंगी, लोकेशन एंड बैंडविड्थ दी रहेंगी, सब कैरियर स्पेसिंग दी रहेंगी उस बैंडविड्थ पार्ट की,
PDCCH कॉन्फ़िग कॉमन दिया रहेगा, मतलब कंट्रोल रिसोर्स सेट की फ्रीक्वेंसी डोमेन रिसोर्सेज, टाइम डोमेन रिसोर्सेज, कितने रिसोर्स ब्लॉक मिलेंगे, कितने रिसोर्स एलिमेंट मिलेंगे, और कौन सा एग्रीगेशन लेवल यूज़ हुआ है उसको सर्च करने के लिए कोर सेट को। और उसमें SSB रह भी सकती है वो बैंडविड्थ पार्ट में और नहीं भी रह सकती है। ये कंप्लीट करियर बैंडविड्थ जैसे कि 15 रिसोर्स ब्लॉक की है, तो ये उसको इस टाइप से मतलब उसमें स्प्लिट करके मिलेंगी। चलो इधर आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यही था बैंडविड्थ पार्ट। मुझे कमेंट करके बताना और कि इसमें और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसके हिसाब से हम दूसरा वीडियो बनाएंगे और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे बैंडविड्थ पार्ट के बारे में। तो चलो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।